स्टोरी नेम इज डिटेक्टिव एक्स्ट्रा स्मॉल चैप्टर 1 झूठा केस। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। शिवी ने अपने कान पर तकिए को पूरी जोर से दबा रखा था, परंतु रोज की तरह हनुमान चालीसा के ये दोहे मोटे तकिए को फाड़कर उसके कान के पर्दे फाड़ने को आतुर थे। हर रोज का यही क्रम था। शिवी ने आखिर तकिया उठाकर पटक दिया और उछलकर बिस्तर से उठ बैठी। हालांकि हनुमान चालीसा नीचे के फ्लो पर बजाया जा रहा था, परंतु न जाने क्यों उसके पापा इस कानफोऊ अंदाज में ही सुनना पसंद करते थे। उनके तर्क भी अलग थे। उनके अनुसार इससे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती थी और उनका दिन अच्छा जाता था। कितनी बार इनको समझाया है, पूजा पाठ करके दुनिया भर को पता नहीं क्यों सुनाना चाहते हैं, दूसरों की भी नींद खराब करते हैं। बड़बड़ाती हुई वह बाथरूम में घुस गई। थोड़ा फ्रेश होकर जब वह नीचे पहुंची तो हमेशा की तरह पापा ने अखबार उसके सामने रखते हुए कहा, लो पढ़ो। कितनी बार तुमसे कहा है, अखबार पढ़ने से तुम्हारी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। क्या पापा, आप भी ना रोज ये बोरिंग न्यूज़पेपर मेरे सामने पटक देते हो? हमेशा एक जैसी न्यूज़ आती है, इसमें कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखाई दी है आपको? कहकर शिवी ने न्यूज़पेपर परे सरका दिया। मम्मा चाय दे दो प्लीज। ओबासी लेते हुए शिवी ने रसोई की तरफ मुंह करके आवाज लगाए। सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पी लो, ये तुम्हारा पेट एकदम साफ कर देगा। एक बार फिर पापा ने आदेश दिया। अब की बार शिवी इरिटेट हो गई थी। उसने घूरकर पापा की तरफ देखा और सोफे पर चढ़ाए अपने दोनों पैर नीचे उतारे, चप्पल पहनकर पैर पटकती हुई किचन की तरफ चली गई। किचन में मम्मी अपने गीले बालों को तौलिए में लपेटे, साड़ी का पल्लू कमर में खून से फटाफट हाथ चला रही थी। पीछे से जाकर शिवी ने मम्मी को बाहों में भर लिया और प्यार से बोली, मम्मा प्लीज चाय बना दो ना। बन रही है बाबा, चल छोड़ मुझे काम करने दे, तेरे पापा का जाने का टाइम हो रहा है। मम्मी ने प्यार से शिवी के गाल पर चपत लगाते हुए कहा। आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मम्मा आप में से। लेकिन एक बात बताओ, आप इतनी अच्छी हो और आपको इतना खड़ूस पति कैसे मिला? मम्मी से अलग होकर नकली गंभीरता से शिवी ने सोचने के अंदाज में कहा। लगाऊं सुबह सुबह एक तुझे? अभी अपने पापा के बारे में कोई ऐसे बोलता है? शिवी की मम्मी ने उसको डांटते हुए कहा। हाँ मैं बोलती हूँ। नहीं यार, ये पापा है या कोई साधु महात्मा? जब देखो तब प्रवचन देते रहते हैं। घर को पूरा आश्रम बनाकर रखा है। कौन कहेगा कि यह किसी पुलिस वाले का घर है? दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी शिवी ने एक हाथ आगे करके प्रश्न किया। सही तो कहते हैं, वह अगर वह ना हो तो तुम एकदम बिगड़ जाओ। तुमको पता है ना कितनी इज्जत है उनकी अपने डिपार्टमेंट में, सब डरते हैं उनसे, बस तेरे सिवा। शिवी की मम्मी माधवी ने शिवी का कान खींचते हुए कहा। आप तो हमेशा उन्हीं की तरफदारी करती हो, रहने दो आप तो, बस चाय पिला दो जल्दी से। कहकर शिवी अपना कान सहलाती हुई बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में आकर उसने देखा, पापा ने अपने चेहरे के आगे अखबार फैलाया हुआ था। चश्मा सरक कर उनकी नाक की नोक पर आ गया था। उन्होंने चश्मे के ऊपर से देखते हुए एक मीठी सी मुस्कान उसके ऊपर फेंकी और कहा, कर ली अपनी माँ से मेरी शिकायत? हाँ तो सही तो कहा मैंने, क्या गलत कहा? ऐसा करो पापा, आप या तो नेता बन जाओ या किसी आश्रम में बाबा जी बन जाओ, वहीं आपके जैसे प्रवचन देने वालों की जरूरत होती है। पुलिस डिपार्टमेंट के लायक तो आप बने ही नहीं हो। आज तक आपने कौन सा ऐसा केस सॉल्व कर दिया जिसमें आपकी वाहवाही हुई हो? बताओ जरा। शिवी भी आज जैसे खुलकर खेलने के मूड में आ गई थी। बड़ी होकर तू पुलिस ज्वाइन कर लेना, तेरा तो यही सपना है ना? बस फिर मैं तेरे किस्से अखबार में भी पढ़ा करूंगा। मेरी तो बेटा 8 साल की नौकरी बची है, जैसे अभी तक काट ली वैसे ही काट लूंगा। शिवी के पापा इंस्पेक्टर रमेश सिन्हा ने कहा। सो बोरिंग पापा, देयर इज नो एक्साइटमेंट, नो एडवेंचर इन योर जॉब। थोड़ा तो एडवेंचरस आपको होना चाहिए। आप एकदम सेफ खेलते हो। आपके साथ जो इंस्पेक्टर खान है उनको देखो, हर दूसरे दिन उनका नाम अखबार में आता है। एक आप है, लगता ही नहीं कि आप उन्हीं के साथ एक ही थाने में तैनात हैं। शिवी ने चाय लेकर आती हुई मम्मी की तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में कहा। लेकिन ये भी तो देख कि इंस्पेक्टर खान का नाम घूसखोरी और लोगों को झूठे केस में फंसाने के लिए भी अखबार में आता है। कम से कम तेरे पापा का ऐसे किसी केस में भी तो नाम नहीं आया। माधवी अभी भी अपने हस्बैंड का पक्ष लेने से नहीं चूकी। पत्नी की बात सुनकर गर्व से रमेश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने दुलार भरी नजरों से पत्नी को देखा। ये देखकर शिवी थोड़ा चिढ़ सी गई। उसने उन दोनों को अनदेखा करके चाय का कप उठा लिया। टेबल पर रखा अखबार माधवी ने अपनी आंखों के सामने फैलाया और बालों में लिपटा तौलिया बालों से निकालकर दोनों हाथों से बालों को तौलिए से रगड़ने लगी। ये लो, रौनक गुटखा वाले केस में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, आज तो सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। अखबार पढ़ते हुए माधवी ने कहा। करना ही पड़ा माधवी, इतना हाई प्रोफाइल केस है, ऊपर से बहुत प्रेशर है इस केस को सुझाने का। सारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, सबकी आंखें इस केस पर लगी है, ऊपर से यह टीवी वाले चैन नहीं लेने देते। रमेश ने अपनी परेशानी बयान की। चैप्टर 2 रहस्यमयी कोठी। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग?
ये जो बड़ी सी कोठी है, वहाँ जो मर्डर हुआ था उसी की ना? शिवी ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हाँ वही। पूरे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, रमेश ने शिवी को बताया। सुना है कि इस केस को जल्द ही सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, माधवी ने रमेश से पूछा। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये तो बहुत ही शर्म की बात है। केस को सीबीआई को देना मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी। इसे जल्दी से सुलझाना पुलिस की सिरदर्दी बना हुआ है, इसीलिए यह इनाम घोषित किया गया है। शायद इससे कुछ बात बने, रमेश ने अखबार फोल्ड करके टेबल पर पटकते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुराग ही नहीं लग रहा? क्या किसी ने भी इतनी बड़ी कोठी में किसी को घुसते या निकलते नहीं देखा? माधवी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। देखा तो जरूर होगा, लेकिन लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे। एक तो वैसे ही कोई पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, ऊपर से इस परिवार की तो राजनीतिक गलियारों में भी काफी पहुंच है। कोई क्यों सामने आएगा? इनाम की घोषणा होने के बाद शायद कोई सामने आए, करते हुए रमेश उठ खड़े हुए। रमेश एक 45 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर जो इस छोटे से शहर हमीरपुर में तैनात हैं। उनकी छवि एक साफ सुथरे और कर्मठ पुलिस ऑफिसर की है। अपने काम से काम रखना, किसी के झमेले में ना पड़ना उनकी आदत है। स्वभाव से वह एक धर्मभीरू और नेक इंसान थे। उनकी संपूर्ण दुनिया उनकी पत्नी मेधावी और उनकी एकमात्र लाडली बिटिया शिविका ही हैं। मेधावी बहुत ही मिलनसार और घरेलू महिला है। अपने परिवार में मग्न रहने वाली आम भारतीय महिलाओं की तरह ही वह पति और बेटी की सुविधाओं का ध्यान रखती है। उनके पति तो अक्सर अपनी विभागीय व्यस्तताओं की वजह से परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में ये सारा भार माधवी के कंधों पर ही आ जाता है। उनकी पुत्री 16 वर्षीय शिविका 10वीं कक्षा की छात्रा है। पढ़ने में हमेशा से होशियार और तेज बुद्धि की लड़की। पढ़ाई के अलावा सस्पेंस थ्रिलर से संबंधित किताबें पढ़ना ही उसका एकमात्र शौक है। सब किताबों के बीच उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है। बड़ी होकर वह एक डिटेक्टिव बनना चाहती है। ऐसा डिटेक्टिव जो बड़े से बड़े और जटिल से जटिल केस को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कौशल से चुटकी बजाते हुए हल कर सकता है। अपने पापा को पुलिस की यूनिफॉर्म पहने जब भी देखती तो उसकी आंखों में वही सपना जवान होने लगता। उसे हमेशा लगता कि पापा को तो वह मौका अभी मिला हुआ है जिसके लिए वह अपने बड़े होने का इंतजार कर रही है। फिर भी पापा उस मौके का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इस असंतुष्टि को वह गाहे बगाहे अपने पापा के सामने दर्शा भी देती है। किशोरावस्था में बच्चे अपने सपनों की दुनिया को ही असलियत समझ बैठते हैं। शिविका भी कुछ अलग नहीं थी, लेकिन एक ही बात उसके स्वभाव में बहुत अच्छी है कि वह अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करती है। कुछ जिद्दी जरूर है, लेकिन अपनी मंजिल के लिए वह बहुत फोकस्ड है। इन दिनों सर्दियां होने की वजह से उसके स्कूल में शीतकालीन छुट्टियां हो गई है। देर रात तक जासूसी कहानियां पढ़ने की वजह से उसकी नींद आजकल देर से ही खुल रही है। उसके दिमाग में पापा का चिंताग्रस्त चेहरा घूम रहा है। अगर मैं होती ना तो कोई ना कोई सुराग निकाल लेती और कातिल हो ढूंढ के जेल के पीछे पहुंचा देती। शिवी ने नाश्ता करते हुए डाइनिंग टेबल पर पापा से कहा। होती ना से क्या मतलब है? तुम तो हो ही, तो ढूंढ निकालो। वैसे भी जासूसी का भूत तुम्हारे ऊपर हमेशा चढ़ा रहता है, और फिर आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां भी पड़ी हुई है, तुम्हें पूरा टाइम है। जाओ ढूंढो कातिल को, लापरवाही से कहते हुए पापा ने पराठे का टुकड़ा मुंह के हवाले कर दिया। इधर शिवी का मुंह की तरफ जाता हुआ हाथ जहां की तहां रुक गया। हालांकि पापा ने यह बात गुस्से में ताना मारते हुए कही थी, लेकिन इस बात ने शिवी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। सही कह रहे हो पापा आप। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कातिल को ढूंढ लिया तो क्या मुझे 5 लाख मिलेंगे? शिवी के मन में उत्सुकता जाग गई थी। कातिल का अगर तुम सिर्फ सुराग ही दे दोगी ना, तब भी तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन तुम इस बात को इतना सीरियसली मत लो। मैं यूं ही कह रहा था, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। अच्छों के पसीने छूट गए हैं, पापा ने पराठा खत्म करके प्लेट सरकाते हुए कहा। तभी माधुरी ने सोच में डूबी हुई शिवी के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, ओ मैडम डिटेक्टिव, जल्दी से नाश्ता फिनिश करो और पढ़ने बैठो। और हाँ, रात में ये जासूसी कहानियां पढ़ना बंद करो। आए बड़ी डिटेक्टिव बनने वाली। माधवी टेबल पर रखी जूठी प्लेटें उठाकर टेबल साफ कर रही थी और टेढ़ी नजरों से बीच बीच में शिवी को भी देख लेती थी। मम्मी की चपत खाने के बाद हालांकि शिवी ने नाश्ता करना शुरू कर दिया था, परंतु वह विचारों में डूबी हुई थी। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि कब उसके पापा उसको बाय बोलकर ऑफिस निकल गए। शिवी को याद आया कि उनके मकान की छत से उसे वह कोठी साफ दिखाई देती है, क्योंकि उनके मकान और उस कोठी के बीच सिर्फ एक घर है। इस इलाके में उस कोठी जितनी बड़ी कोठी कोई भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर सभी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, परंतु अकेली वही कोठी सबसे निराली है। लोहे के बड़े से दरवाजे पर गार्ड रूम है जिसमें 24 घंटे गार्ड निगरानी करता है। कोठी के 2 गेट हैं, एक एंट्रेंस और एक निकासी के लिए है। दोनों तरफ गार्ड हमेशा मुस्तैद खड़े रहते हैं। कोठी के सामने बहुत बड़ा सा लॉन है जिसमें किनारे किनारे छोटी क्यारियां बनी हुई हैं। उनमें मौसम के अनुसार खूबसूरत फूल लगे होते हैं। लॉन की घास हमेशा एक सार कटी होती है। अपने घर के लिए उन लोगों ने एक माली भी रखा हुआ है। इस कॉलोनी में सिर्फ वही कोठी ऐसी है जिसमें गार्ड भी हैं और माली भी, रसोइया और नौकरानी भी है।
अन्यथा बाकी घरों में 2 वक्त काम करने वाली बायां आती है जो काम करके अपने घर चली जाती हैं, परंतु उस कोठी में 24 घंटे एक कुक और 2 नौकर भी रहते हैं। वो कई बार अपनी मम्मी से पहुंच चुकी है, इस परिवार में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, तब भी यह लोग इतने सारे नौकर क्यों रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो इतने सारे नौकर सारे दिन क्या काम करते हैं? अरे बड़े लोग हैं बेटा, सब दिखावा है, और फिर इतना बड़ा घर है, उसको मेंटेन करने के लिए नौकर तो चाहिए ना, मम्मी हर बार शिवी को समझाती। कितना अच्छा होता ना हम लोग भी इतनी बड़ी कोठी में रहते तो, शिवी खोई खोई सी आवाज में अपनी तमन्ना मम्मी के आगे रखती। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, बहुत बड़ी अफसर बनना, खूब पैसा कमाना और इससे भी बड़े बंगले में रहना, समझी? लेकिन उसके लिए ये फालतू की बकवास नहीं, बल्कि पढ़ाई करनी पड़ती है। चल जल्दी पढ़ने बैठ जा, हर बार उसकी जिज्ञासा को यही बोलकर उसकी मम्मी विराम लगा देती। चैप्टर 3 शिवी की खोजबीन। आजकल जितना माधवी शिवी को उस मर्डर के बारे में बात करने से रोकती, उतना ही ज्यादा उसका ध्यान उस केस पर जाता। बार बार वह ऊपर के कमरे में अपनी खिड़की के पास जाती और उस कोठी पर नजर डालती। अब उसे वह कोठी और भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगी थी। उसके पापा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। इस बार वह अगर कोई क्लू ढूंढ लेती है तो इससे पापा को जरूर फायदा होगा। इस कोठी से जुड़ी उसकी यादें बस यही हैं, जब वह 3 साल पहले तक हर नवरात्रों में नवमी के दिन उनके यहाँ जाया करती थी। यह उन दिनों की बात है जब उस कोठी की आंटी उनको खाना खिलाती और कंजकों के सबसे महंगी गिफ्ट दिया करती थी। सिर्फ यही वजह थी कि शिवी और उसकी सारी सहेलियां उनके यहाँ कन्याओं को भोजन कराने के निमंत्रण का इंतजार किया करते थे। सबसे अच्छा गिफ्ट उन्होंने उस साल दिया था जिस साल उनके इकलौते बेटे की शादी हुई थी। खूबसूरत सी बहू और आंटी दोनों ने मिलकर उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराया था। इस बार पहले से भी महंगा गिफ्ट दिया था। शिवी और उसके सभी दोस्त वैसे तो हर साल उनसे कभी टिफिन बॉक्स, कभी वाटर बॉटल, कभी पेंसिल बॉक्स जैसे अच्छे गिफ्ट लेते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने सबको एक एक स्कूल बैग गिफ्ट किया था। और सभी के बैग्स के रंग एक दूसरे से भिन्न थे। गिफ्ट तो इस कोठी के आकर्षण का कारण थे ही, लेकिन इस कोठी की खूबसूरती भी उन बच्चों को बहुत आकर्षित करती थी। जब भी वो इस विशाल कोठी में आते, वहाँ की महंगी और खूबसूरत चीजें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। अमूमन हर बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से था और ऐसे परिवारों में उनका कम ही आना जाना होता था। लेकिन पिछले 3 साल से शिवी का इस कोठी में जाना नहीं हुआ था। अब तो उसने सुना था कि आंटी को लकवा मार गया है और वह हमेशा बेड पर होती हैं। पिछले साल शिवी ने उनको 1-2 बार व्हील चेयर पर अपने लॉन में धूप में बैठे देखा था। घर की नौकरानी अब छाया की तरह उनके साथ रहती थी। इन्हीं विचारों में खोई शिवी अपने बिस्तर से उठी और खिड़की पर आ गई। अब उसे वह कोठी दिखाई दे रही थी। उसने देखा कोठी के पीछे कुछ दूर एक कोने में सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था। पहले उसे वहां रहने वाले नौकर और नौकरानी दिखाई देते थे, जो कि पति पत्नी थे। दोनों ही कोठी में काम करते थे। आज दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे थे। जब से मर्डर हुआ था पुलिस वालों का आना जाना इस कोठी में बढ़ गया था। पहले भी यहाँ कोई ज्यादा चहल पहल नहीं रहती थी, अब तो बिल्कुल ही सन्नाटा था। कुल जमा 3 लोग ही तो फैमिली में थे। उसमें से एक का मर्डर हो गया और दूसरा उस मर्डर के इल्जाम में लॉकअप में चला गया। वही बूढ़ी आंटी इस विशाल कोठी में अकेली रह गई, जिनके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी वो बिस्तर पर ही जिंदगी बिता रही थी। शिवी का बहुत मन हुआ कि वह जाकर कुछ पता करे, लेकिन कैसे जाए, किस बहाने से जाए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर मम्मी को इस बारे में कुछ पता चल गया तो वह उसका घर से निकलना बंद कर देंगी, ये भी वह जानती थी। लेकिन अगर उसे इस मर्डर के बारे में कुछ पता करना है तो उसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। ये सोचकर वह अपनी प्रिय सहेली जिया से मिलने निकल पड़ी। मम्मा मैं जिया के घर जा रही हूँ, उसने आवाज लगाकर मम्मी से कहा। देर मत करना, जल्दी आना, मम्मी ने अंदर से ही आवाज दी। ओके माँ, बाय, कहकर शिवी घर से बाहर निकल आई। उसके अंदर का डिटेक्टिव जवान हो चुका था। फटाफट वह जिया के घर पहुंच गई। जिया को देखते ही उसने कहा, सुन मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है, चल बाहर थोड़ा घूमते हैं, यहाँ घर पर बात करना संभव नहीं है। जिया भी कुछ दिन से घर पर अकेली थी, इसलिए बोर हो रही थी। शिवी को देखते ही वो खुश हो गई और दोनों ने कुछ देर साइकिलिंग करने का मन बनाया। ऐसा करते हैं, तू अपनी साइकिल ले आ, मैं भी अपनी साइकिल लेकर आती हूँ, हम लोग साइकिलिंग करने चलते हैं, जिया ने कहा। तो यह आइडिया शिवी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा ऐसी बात है, जिया ने जब उसके आने की असली वजह जानी तो कहा। हाँ यार, किसी तरह पता चल सकता है क्या, दोनों पता लगाते हैं। लाइफ में ना थोड़ा तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना। तू बस मेरी इतनी मदद कर दे, इसके बारे में अपनी मम्मी से पता कर, तब तक मैं सारे अखबार निकालती हूँ और डिटेल्स इकट्ठा करती हूँ, शिवी ने जिया से कहा। मम्मी तो बता रही थी कि वो जो आंटी है ना, जो बीमार है, उनका जो बेटा है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, शायद उसी ने अपनी पत्नी को मारा है, इसीलिए पुलिस उसको पकड़ कर ले गई है, जिया ने बताया। अच्छा चलो, और कुछ पता चले तो बताना, अभी मैं चलती हूँ, पर तू इसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना, जिया से बाय बोलने से पहले शिवी ने कहा। घर आकर वो इकट्ठा किए हुए अखबारों का पुलिंदा लेकर अपने कमरे में चली गई।
आज से पहले उसने कभी भी अखबारों को इतनी दिलचस्पी से नहीं पढ़ा था। अखबार में उस मर्डर से संबंधित सभी कटिंग्स को उसने संभाल कर लिया था। ज़्यादातर अखबारों में गिरफ्तार किए गए मोहित अग्रवाल के चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें छपी थी और यही कयास लगाए गए थे कि उसी ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। यही सब खबरें पढ़ते पढ़ते शिवी को न जाने कब नींद आ गई। चैप्टर 4 पापा का विश्वास। रात भर शिवी को वही जासूस किरदार वाले सपने आते रहे। उठ जा शिवी, अरे यह क्या, तू भी अखबार पढ़ने लगी? चलो बढ़िया है, मैं तो कब से कह रहा था कि तुझे अखबार पढ़ना चाहिए, पापा ने शिवी के कमरे की खिड़की के पर्दे हटाते हुए कहा। शिवी ने जैसे ही आंखें खोली, उसके ऊपर धूप की तेज रोशनी पड़ी। उसकी आंखें चौंधियाट गई। उसने बाजू में पड़ा तकिया अपने आंखों पर रख लिया और बोली, क्या कर रहे हो पापा, सोने दो ना। बेटा, डिटेक्टिव को तो आंखें खोलकर सोना पड़ता है, तू ऐसे गधे बेचकर सोएगी तो बस वनली टू डिटेक्टिव, रमेश ने बेटी से कहा। वह जानते थे कि बेटी का जासूसी कथाओं से कितना लगाव है। कई बार वो बड़े होकर डिटेक्टिव बनने की अपनी चाहत का जिक्र अपने मम्मी पापा से कर चुकी थी। कुछ देर बाद पापा खिड़की पर खड़े उसी कोठी पर नजरें जमाए हुए थे। ये देखकर शिवी भी बिस्तर छोड़कर उठ बैठी और पापा के बगल में आ खड़ी हुई। क्या देख रहे हैं पापा? देख रहा हूँ ये कोठी अपने अंदर कितने सारे रहस्य समेटे हुए है। आज तक कभी हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगा किसी केस को सुलझाने में। यहाँ कौन सा रहस्य दबा पड़ा है समझ नहीं आ रहा, पापा ने सर खुजलाते हुए कहा। सुबह उठते ही आपकी केस फाइल खुल गई। चलिए पहले चाय पी लीजिए। चाय की ट्रे के साथ माधवी ने प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे क्या रहा ऑफिस में कल, कोई सुराग मिला कातिल का? जैसे ही रमेश पलटकर चाय लेने आए तो माधवी ने अगला प्रश्न किया। देखो श्रीमती जी, हद करती हो तुम। वहाँ ऑफिस में मेरा बॉस मुझसे बस एक ही सवाल पूछता है, कोई सुराग मिला कातिल का, और घर में आते ही तुम दोनों मुझे चैन से जीने दोगे कि नहीं? रमेश ने मजाकिया लहजे में पत्नी को टोका। अरे पापा, आप चिंता मत करो, ये बताओ कि कैसे पता लगाते हो आप कातिल का, फिर मैं भी आपके साथ थोड़ी हेल्प करवाऊंगी और मम्मी भी। क्यों मम्मी? शिवी ने इस मस्ती मजाक में खुद को शामिल करते हुए कहा। चलो करो, जल्दी करो, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से ये केस सॉल्व हो और मेरा पीछा छूटे। वह भी मेरी वजह से हो तो मेरा भी अखबार में नाम आए। कम से कम हमारी लाडली बिटिया तो खुश हो जाएगी, वरना तो वह मुझे कुछ समझती ही नहीं है। रमेश ने बेटी को देखकर उसे छेड़ते हुए कहा। ये सब छोड़ो पापा, सीरियसली बोल रही हूँ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, एक गेम खेलते हैं। आप, मैं और मम्मी तीनों बताते हैं कि खून किसने किया होगा। शिवी एक्साइटमेंट में उछलकर पलंग पर बैठ गई और आलथी पालथी मारकर गोद में तकिया रख लिया। मेरे हिसाब से तो खून नौकर ने किया है, क्योंकि उसी दिन से दोनों मियाँ बीवी घर से गायब हैं, मम्मी ने शिवी के क्विज में भाग लेते हुए कहा। नौकर को भी बुला लिया और उसका बयान भी ले लिया। वह दोनों तो जिस रात मर्डर हुआ उससे पहले ही गांव के लिए निकल गए थे। वैसे भी वो बहुत ही डरपोक सा आदमी है, मुझे लगता नहीं कि वो मर्डर कर सकता है, और फिर उसके पास मर्डर करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। रमेश ने दिमाग लगाया और कहा, कुछ चोरी वोरी करना चाहता होगा। यह नौकर लोग ऐसे ही होते हैं, मौका देखते ही पीठ में छुरा भोंकने से बाज नहीं आते, मम्मी यह तर्क दिया। हाँ, लेकिन तलाशी में घर का कोई सामान गायब नहीं मिला है, यहाँ तक कि महंगे जेवरात और नकदी कुछ भी नहीं। चोरी या लूटपाट की कोई संभावना नजर नहीं आई। सब सामान ज्यों का त्यों है, ना कोई अलमारी टूटी ना कोई ताला, वजह कोई और ही है। रमेश ने चोरी की संभावना को खारिज करते हुए कहा। मुझे तो लगता है जो आंटी है ना बुई वाली, वह अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी। मैंने खुद उनको देखा है, वह हमेशा अपनी बहू को डांटती रहती थी। जरूर उन्होंने ही कुछ किया होगा, शिवी ने अपना शक जाहिर किया। वह तो बिस्तर पर रहती हैं, उनके बस का अपना काम करना तो है नहीं। किसी को क्या मारेंगी, मम्मी ने लापरवाही से कहा। हाँ, लेकिन किसी को सुपारी तो दे सकती है ना, उसको मारने की, शिवी ने कहा। तो उसकी इस बात पर रमेश और माधवी दोनों ही हंस पड़े। सुपारी, हा 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 हा, ये सब कहाँ से सीखा तुमने? रमेश ने हंसते हुए शिवी से पूछा। शिवी कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी बात को काटकर माधवी बोली, ये सब बॉलीवुड मूवीज का कमाल है, वहां से ही यह सब उटपटांग चीजें सीखते हैं बच्चे। खबरदार, जो बॉलीवुड मूवीज को कुछ कहा, उमेश ने एक उंगली सामने करके नकली गुस्सा दिखाया और माधवी को धमकाते हुए कहा। दरअसल रमेश हिंदी फिल्मों के जबरदस्त शौकीन थे, उन्हें पुरानी हिंदी फिल्मों का बहुत पसंद थी। अपने कॉलेज के दिनों में वह कॉलेज बंक करके बहुत पिक्चरें देखने जाया करते थे, और इस तरह की कहानियां उन्होंने माधवी और शिवी को खूब सुनाई थी। माधवी जानती थी कि उसके पति हिंदी फिल्मों की बुराई जरा भी नहीं सुन सकते, इसलिए उसने जानबूझकर पति को तंग करने के लिए ये कहा था। लेकिन शिवी की बात में दम तो है, मैंने भी सुना है कि उसकी सास को पोते की चाहत थी, जो उनकी बहू पूरा नहीं कर सकी थी, इसलिए वह हमेशा उसको कोसती रहती थी। इस बात की पुष्टि घर के नौकर ने भी की है, रमेश ने सोचते हुए कहा। इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, क्या पता बुढ़िया ने पैसों का लालच देकर नौकर को अपने साथ मिला लिया हो,
या फिर बेटे के बहू के खिलाफ कान भर दिए हों। रमेश गहरी सोच में डूब गए। माँ बेटे दोनों ने ही मिलकर मारा होगा। बेटा तो पहले ही दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, शिवी ने कहा तो उसके मम्मी पापा दोनों ने उसे चौंक कर देखा। शिवी, तू अखबार बहुत पढ़ने लगी है आजकल। ये सारी खबरें तुझे अखबार में ही मिली होंगी है ना? मम्मी ने तीखी नज़रों से देखते हुए बेटी को डांटा। और भी लोगों से सुनी है। मुझे तो यहाँ तक पता है कि अंकल और उनकी वाइफ में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था और ऐसे झगड़े कई लोगों ने सुने हैं, शिवी ने कहा तो रमेश और माधवी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लग रहा है आपसे ज़्यादा इस केस पर शिवी की दिलचस्पी है। अपनी विंटर वेकेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हो। तुम भूल रही हो कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है और तुम्हें इन सब बातों में नहीं बल्कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। पापा ने तुमसे मजाक में डिटेक्टिव क्या कह दिया, तुम तो उसको सीरियस ही लेने लगी। अब की बार माधवी ने कड़क आवाज में शिवी को डांटा। अरे क्यों सुबह सुबह बच्ची पर बिगड़ रही हो? आस पड़ोस में इस तरह की बातें होती रहती हैं। अगर उसे कुछ सुन गया और उसने बता दिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? अब इतनी भी बच्ची नहीं है वह। माधवी के गुस्से को देखकर रमेश ने भी माधवी को डांटते हुए कहा, तुमसे 50 बार कहा है बच्चे की गलती पर उसका साथ मत दिया करो। ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं और तुमने अपनी इस लाडली को सिर पर चढ़ा रखा है। अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रमेश की डांट से नाराज होकर माधुरी बड़बड़ाती हुई ट्रे उठाकर नीचे की तरफ चली गई। शिवी दोनों के गुस्से को देखकर सहमी सी चुपचाप बैठी थी। मम्मी को नीचे उतरते देख उसने पापा के चेहरे का मुआयना करते हुए उनकी तरफ देखा। पापा कुछ देर तो अपनी पत्नी को जाते देखते रहे, फिर पलटकर शिवी से बोले, अरे कोई बात नहीं शिवी, मम्मी की आदत तो तू जानती है। अच्छा सुन, अगर तुझे इस केस के बारे में कुछ भी पता चले तो तू चुपचाप से मुझे बता देना, लेकिन हाँ याद रहे मम्मी के सामने कुछ नहीं बताना, वरना वह फिर बिगड़ जाएगी। अब की बार तो मैंने तुझे बचा लिया, अगली बार तो लगता है मुझे भी डांट पड़ जाएगी। आखिरी शब्द कहते हुए रमेश ने इतना बेचारा सा मुंह बनाया कि शिवी की भी हंसी छूट गई। इसका मतलब हम दोनों के बीच ये डील हो गई ना? रमेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हथेली फैला दी। ओके पापा, डील, कहकर शिवी ने तपाक से अपने पापा के हथेली पर अपनी हथेली रखकर हाई फाइव किया। रमेश मुस्कुराकर नीचे जाने लगे तो शिवी ने उन्हें रोककर पूछा, पापा सुनो, जब मैं छोटी थी तो आपको याद है उन्हीं आंटी के घर में नवरात्रों में जाया करती थी। अब तो कई साल से गई नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ पता करना है तो क्या मैं बूढ़ी आंटी से मिलने के बहाने उस घर में जा सकती हूँ? ये सुनते ही रमेश काफी देर तक सोच में डूबे रहे। हाँ, किसी से मिलने जाने में क्या बुराई है, रमेश ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया। क्या पता इस बहाने मुझे कोई क्लू मिल जाए जो आप लोगों को ना दिखा हो और आपके काम का हो, शिवी ने पापा का चेहरा देखते हुए कहा। ये सुनते ही दूसरी तरफ देखते हुए रमेश ने एक झटके से शिवी की तरफ देखा। शिवी तपाक से बोली, आई मीन मे बी। उसने कंधे को उचका दिए और मुस्कुरा दी। जवाब में रमेश भी मुस्कुरा दिए। उन्हें शिवी की बात में कोई आशा की किरण दिखाई दे रही थी। इंसान जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो जरा सी भी सकारात्मक बात जैसे उसके जीने का सहारा बन जाती है। रमेश का भी शायद यही हाल था। चैप्टर 5, शिवी की छानबीन। जिया और शिवी ने उसी दिन उस कोठी वाली आंटी से मिलने जाने का प्लान किया। मम्मी से साइकिलिंग करने का बहाना करके शिवी सीधे जिया के घर पहुंच गई। अपने आप को आज शिवी किसी भारी भरकम डिटेक्टिव से कम नहीं समझ रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना उसे अपने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए। यही सोचकर उसने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन रिकॉर्डिंग तो जेब में रखे फ़ोन में होगी, उसमें कोई भी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, तो फिर रिकॉर्डिंग करने से क्या फ़ायदा? शिवी का आइडिया सुनकर जिया ने प्रश्न किया। रिकॉर्डिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं पापा को कोई बात बतानी भूल जाऊं तो रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे क्लू मिल जाए, कहकर शिवी ने जिया की तरफ ऐसे देखा जैसे वह चाहती हो कि इस बात पर जिया उसे दाद दे। वाह शिवी, तू तो हो बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह साउंड कर रही है। लगता है तेरा करियर काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया है, जिया ने शिवी की तारीफ करते हुए कहा। ये सुनकर शिवी गर्व से मुस्कुरा दी। दोनों जिया के घर से साइकिलिंग करते हुए कोठी तक पहुंच चुके थे। दोनों ने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई तो गार्ड रूम में बैठा हुआ गार्ड उत्सुकतावश बाहर निकल आया और प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा। हम लोग आंटी से मिलने आए हैं, शिवी ने कहा। उसने बहुत सी कहानियों में ये पढ़ा था कि अपने अंदर के डर को कभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने देना चाहिए। बड़े बड़े अपराधी इसी तरह पुलिस की गिरफ्त से बच निकलते हैं, चाहे उनके दिमाग के अंदर तूफान आया हो, ऊपर से एकदम शांत बने रहते हैं। पहली बार गार्ड को देखकर शिवी थोड़ा तो डरी थी, लेकिन तुरंत ही उसने अपने डर पर काबू कर लिया। क्यों? गार्ड ने सवाल किया। इस क्यों का जवाब शिवी और जिया दोनों में से किसी के पास नहीं था। पहले तो दोनों सिटपिटाई, फिर शिवी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा गार्ड खुद ही बोल पड़ा, उन्होंने आपको बुलाया था क्या? डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। ना, जिया ने कहना चाहा, लेकिन शिवी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोली, हाँ बुलाया था, जाएं हम लोग अंदर। बिना कुछ बोले गार्ड ने उस बड़े से गेट के साइड में लगा हुआ छोटा सा दरवाजा खोल दिया।
दोनों सहेलियां अंदर पहुंच गई। वहां सब तरफ सन्नाटा था। अंदर 3 आलीशान गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी थी। एक माली गार्डन में क्यारियों में काम कर रहा था। उन दोनों की तरफ उसने चौंक कर देखा। उसे देखकर शिवी ने जल्दी से जिया से यूं ही बात करना शुरू कर दिया, जिससे माली को सब कुछ सामान्य लगे और उसे कुछ पूछने का मौका ही ना मिले। लेकिन जब से वह कत्ल हुआ था, तब से शायद घर में आने जाने वालों की निगरानी घर का स्टाफ भी रख रहा था। इसलिए हाथ में खुरपी लिए माली कपड़ों से मिट्टी झाड़ता हुआ उनके पास चला आया। कहाँ जा रहे हो बच्चों? आंटी से मिलने। कहाँ पर लेटी है वह? शिवी ने नकली हिम्मत दिखाते हुए कहा। कोई काम है क्या तुमको? माली ने पूछा। शायद मालकिन ने भी उसे किसी भी अनजान इंसान को अंदर आने से रोकने के लिए कहा होगा। यही सोचकर शिवी ने कहा, पुलिस ने किसी को भी उनसे मिलने से मना किया है क्या? सभी लोग बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं। अभी बाहर गार्ड भी यही पूछ रहा था। उसने जिया की तरफ देखते हुए आखिरी वाक्य कहा। उसकी बात पर माली थोड़ा झिझक सा गया और बोला, नहीं पुलिस ने नहीं, मेम साहब ने किसी को भी बिना उनसे पूछे अंदर आने से मना किया है। शिवी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर मुआयना किया। सभी कुछ पहले की तरह एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन माली की बात सुनकर उसे ये शक होने लगा, कहीं यह वही शख्स तो नहीं जिसको सुपारी देकर बूढ़ी आंटी ने ये कत्ल करवाया हो। ये सोचकर उसने माली से और भी बात करने का निश्चय किया। आप तो काफ़ी पहले से यहाँ काम करते हैं ना अंकल? मुझे याद है जब हम पहले आया करते थे तो आप हम लोगों को फूल तोड़ कर दिया करते थे, आपको याद है? शिवी ने माली को याद दिलाते हुए पूछा। ये सुनकर माली सोच में पड़ गया और अपनी बुद्धि पर बल डालते हुए बोला, कुछ कुछ याद तो आ रहा है, परंतु ठीक से याद नहीं। अरे भैया, जब हम लोग नवरात्रों में कन्या पूजन के लिए आते थे, तब की बात कर रही हूँ, शिवी ने याद दिलाया। कभी कभी आंटी हम लोगों से कहती थी कि जाओ माली से पूजा के लिए फूल ले आओ, तब आप हमें तोड़ कर देते थे, भूल गए आप? जिया ने आगे बढ़कर माली से कहा। अरे हाँ याद आया, बाप थे, कितनी बड़ी हो गई हो बिटिया तुम लोग। अब बताओ हम कैसे पहचानेंगे, हम भी बुढ़ा गए हैं, अब इतनी अच्छी याददाश्त कहाँ रही बिटिया? माली खिसिया गया। शुक्र है आपको याद आया। अच्छा ये बताइए आंटी कैसी हैं? हम लोग उन्हीं से मिलने आए हैं। अंडस को शिवी ने अपने पहचाने जाने पर राहत की सांस ली और माली से कहा। आंटी कैसी होंगी बेटा? बहुत परेशान है। उनकी तो बहू बेटा दोनों ही एक साथ चले गए, पूरा घर उजड़ गया। अकेली बैठी रोती रहती हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहती है। शरीर तो पहले ही उनका साथ नहीं देता था, अब परिवार भी नहीं रहा। माली की आंखें ये बताते बताते नम हो गई और उसने कंधे पर पड़े हुए गमछे से अपनी आंखें पोंछ ली। आप सही कह रही हैं अंकल, आप प्लीज़ रोइए मत। लेकिन छोटी आंटी बहुत अच्छी थी, हम बच्चों को बहुत प्यार करती थी। पता नहीं अंकल ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। शिवी ने जानबूझकर यह बात कही, जिससे कि वह माली के मन में जो चल रहा है उसके बारे में जान सके। अब ये तो पुलिस ही बताएगी कि किसने क्या किया है, पर वह ऐसा कर नहीं सकते। मालिक बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है। पुलिस को कोई मिला नहीं तो वह मालिक को पकड़ कर ले गई। इस खानदान की किस्मत ही खराब है, तो क्या करें? माली ने कहा। हाँ, लेकिन अखबार में तो यही सब लिखा था, इसलिए कह रहे हैं हम लोग, जिया ने बताया। अखबार वाले तो कुछ भी छापते हैं बिटिया, सच्चाई तो ऊपर वाला ही जाने। हमको तो बहू रानी के जाने का बहुत दुख है। देखो तो कोठी कैसी सुनसान हो गई है उनके जाने से। माली ने ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाए और फिर घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। शिवी और जिया दोनों उनके हाथ के इशारे के साथ ही कोठी की तरफ देखने लगे तो माली ने आगे कहा, हम मालकिन से बता कर आते हैं आप लोगों के बारे में, आप लोग यहीं रुको। कहकर माली खुले हुए बरामदे की तरफ बढ़ गया, जहां से घर का मुख्य द्वार था। उसने बरामदे के एक कोने में अपने जूते उतारे और हाथ गमछे से साफ करता हुआ अंदर चला गया। इसे बूढ़ी आंटी से बहुत सहानुभूति है, पक्का से इसी का हाथ है। ऊपर से इतना दुखी होकर दिखा रहा है, जैसे वाकई इसे बहू रानी के मरने का दुख है। शिवी ने अंदर गए हुए माली की तरफ आंखें तरेर कर कहा। बेचारा बताते हुए रो रहा था, मुझे तो बहुत इनोसेंट लग रहा है। तू तो हर एक को कातिल समझ रही है। तू पुलिस वाली है या तेरे पापा, समझ नहीं आ रहा। देख तो हम लोगों से कितने प्यार से बात कर रहा है, मुझे तो बहुत ही सीधा आदमी लगा। जिया ने माली का पक्ष लेते हुए कहा। अपने अंदर थोड़ा जासूस ला पागल। मैंने सुना है जब तक कातिल का पता ना चले, हर एक को कातिल समझकर ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तभी असली कातिल को पकड़ सकते हैं। शिवी ने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे वह सचमुच की डिटेक्टिव हो। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर जिया की हंसी छूट गई। तू जल्दी से अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर डाल। कैसी असिस्टेंट है तू, कुछ भी याद नहीं रखती। ये तेरा काम है, याद है? मैंने तुझे कहा था। शिवी ने जिया को याद दिलाया तो जिया ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे रिकॉर्डिंग मोड पर डाल दिया। कुछ देर में माली बाहर निकल आया और बोला, आ जाओ अंदर बच्चों, मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर दोनों बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। जिया जूते उतारने के लिए माली के रखे हुए जूतों की तरफ बढ़ी तो माली ने कहा, अरे बिटिया जूते पहने रहो, जूते उतारने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वह दोनों मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गई।
ये दरवाज़ा सीधे ड्राइंग रूम में खुलता था। 3-4 साल पहले जब वो लोग इस कमरे में आते थे तो इतने ध्यान से उन्होंने इस कमरे को कभी नहीं देखा था। आज शिवी एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ था, 2 औसत से भी बड़े आकार के सोफे और बीच में चौकोर विशाल सेंटर टेबल। उसके नीचे एक औरत की आधे लेटे हुए मूर्ति लगी हुई थी और ऊपर ट्रांसपेरेंट कांच लगा हुआ था। अलमारियों में सजे हुए शोपीस काफ़ी महंगे मालूम होते थे। टेबल की बीचों बीच एक छोटा वास रखा था जिस पर ताजे गुलाब लगे हुए थे। उस विशाल ड्राइंग रूम को पार करके दोनों माली के पीछे पीछे रसोई घर को क्रॉस करके बूढ़ी आंटी के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही शिवी रसोई घर के करीब पहुंची उसने देखा रसोई घर की दीवारें अब भी काली थी। शायद अभी तक वहां पर सफेदी और सफाई ठीक से नहीं हुई थी। वह तीनों बूढ़ी आंटी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए थे जहां पर एक भारी पर्दा लटक रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर माली ने आवाज लगाई, बड़ी मालकिन। हाँ बंसी, बच्चों को अंदर भेज दो। अंदर से आंटी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। थोड़ी झिझक के साथ जिया और शिवी अब कमरे में प्रवेश कर गए थे। जिया के जेब में से उसने अपना मोबाइल हाथ में ले लिया था। नमस्ते आंटी, दोनों ने अंदर घुसते ही एक साथ कहा। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा आओ। कितनी बड़ी हो गई हो तुम लोग, कई साल पहले देखा था तुम लोगों को। आ जाओ बेटा बैठो। आंटी ने उन दोनों की नमस्ते का जवाब देकर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी की तरफ इशारा किया। आंटी का बेडरूम उन लोगों ने पहली बार देखा था। खासा बड़ा कमरा था जिसमें किंग साइज डबल बेड लगा हुआ था। दाएं हाथ की तरह 2 कुर्सियां और उनके बीच एक छोटी कॉफ़ी टेबल रखी थी। बाएं तरफ आदमकद अलमारियां थी। डबल बेड के बिल्कुल सामने एक बुक शेल्फ थी। आंटी ने अपने सिरहाने तकिया लगाया हुआ था और उससे टेक लगाकर वह अधलेटी सी बैठी थीं। जहां से वो बिस्तर से उतरती थीं वहीं एक व्हीलचेयर रखी हुई थी। शिवी और जिया कमरे में पड़ी कुर्सियों पर धीरे से बैठ गई, बिना कुछ बोले। इस तरह दोनों को थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। कहो बेटा, कैसे आना हुआ, कोई काम था? उस चुभती हुई चुप्पी को आंटी के इस सवाल ने भंग किया। कुछ मिनटों में ही शिवी ने अपने आप को बात करने के लिए मजबूर कर लिया था, वरना आंटी के रौबीले व्यक्तित्व के सामने तो उसके अंदर का जासूस जैसे दुम दबाकर भागने के लिए तैयार था। हम आपसे मिलने आए हैं आंटी। हमें छोटी आंटी के बारे में पता चला, तभी से हम लोग आपसे मिलना चाहते थे। आपके दिए हुए इतने गिफ्ट हमारे पास रखे हैं, उन्हें देखकर हम छोटी आंटी को बहुत याद कर रहे थे। जैसे तैसे शिवी ने अपनी यह अटपटी सी बात पूरी की। चैप्टर 6। शिवी का कोठी में जाना याद तो उसे मैं भी बहुत करती हूँ बेटा, परंतु अब तो वह ऐसी जगह पहुंच गई है जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ कि मैंने उसे बहुत परेशान किया, परंतु मैं दिल से ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। मेरा इतना ख्याल रखती थी, दिन में मेरे कमरे में 50 चक्कर लगाती थी, उससे ही पूरी कोठी में रौनक थी। अब देखो कैसा वीराना पड़ा है। ये कहते कहते बूढ़ी आंटी की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये देखकर शिवी और जिया की समझ में नहीं आया कि वो आंटी से क्या बोले। इस तरह की सिचुएशन उनके सामने कभी आई नहीं थी। ऐसे मौक़ों पर क्या कहा जाता है यह उन्हें पता नहीं था। दोनों चुपचाप आंटी की तरफ देखती रही। आंटी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और आगे बोली, ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले ही पति चले गए, रोहित को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े चाव से उसकी शादी की। सोचा कुछ सालों में पोते पोतियां हो जाएंगे तो ये घर फिर से गुलजार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एक पोते का मुंह देखने के लिए मैं तरस गई, और अब तो कोई उम्मीद ही नहीं, कहकर आंटी फिर से फफक पड़ी। आंटी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी दोनों आंखें ढक रखी थी और वह सिसक रही थी। जिया और शिवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा करके खड़ी हो गई। शिवी ने कहा, आंटी प्लीज आप रोइए मत, चुप हो जाइए। हम लोग तो आपके पास इसलिए आई थी कि हमें देखकर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हमने तो आपको रुला दिया। वी आर सो सॉरी आंटी, शिवी ने रुआंसी होकर कहा। ये सुनते ही आंटी ने अपनी आंखों पर से झट से हाथ हटाया और आंखें पोंछती हुई बोली, तुम्हारी गलती नहीं है मेरे बच्चों, मेरी किस्मत ही खराब है। तुम लोगों को देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, कम से कम तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। वैसे भी पास पड़ोस और मोहल्ले में तो हमारा आना जाना ही बहुत कम था। ऊपर से मेरी यह बीमारी, थोड़ा बहुत किसी से मिल लेती थी तो अब तो इतनी लाचार हूँ कि कहीं जा भी नहीं सकती। आंटी ने नाक से सुलगते हुए कहा। हम समझ सकते हैं कि आपको आंटी की कितनी याद आती होगी। बहुत अच्छी थी आंटी, हम बच्चों को भी कितना प्यार करती थी। जिया ने आंटी को सांत्वना दी। मुझे तो अब भी ऐसा महसूस होता है जैसे वह आएगी और मुझसे बात करेगी। उस रात की उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में सुनाई देती है। कितनी रातें हो जाती है मुझे नींद भी नहीं आती, बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आता है। अगर मैं ठीक होती तो उसको बचा लेती, और मैं भी तो कमबख्त चल भी नहीं सकती, आंटी ने खुद को कोसते हुए कहा। लेकिन अंकल तो आंटी को बचा सकते थे, उन्होंने आंटी को क्यों नहीं बचाया? शिवी के मुंह से अचानक निकल गया। ये सब इतने अचानक हुआ और आग इतनी भयानक थी कि मुझे यहाँ तक उसकी लपटें महसूस हो रही थी। जब तक कोई उस तक पहुँचता वह बुरी तरह जल चुकी थी। मुझे तो बेटा यही बताया है,
बाकी मैं तो खुद जाकर देख नहीं पाई और दुर्घटना होने के बाद तो मुझे किसी ने देखने भी नहीं दिया, आंटी ने कहा। एक बार फिर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने एक बार फिर अपनी आंखें पोंछी और कहा, अरे मैं भी यह क्या सब किस्सा लेकर बैठ गई। बंसी, अरे ओ बंसी, आंटी ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज लगाए। कुछ ही पल में बंसी लगभग दौड़ता हुआ अंदर दरवाजे पर आया और बोला, जी मेम साहब, कुछ चाहिए आपको? अरे ये बच्चे कितने दिन बाद हमारे घर आए हैं, जरा बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आ जाओ, आंटी ने माली को आदेश दिया। जी अभी लाया, कहकर बंसी पलटकर वापस चला गया। अरे आंटी, हम लोगों को कुछ नहीं खाना, हम अब चलते हैं, आप आराम करिए, खड़े होते हुए शिवन्या कहा। अरे ऐसे कैसे जाओगे बेटा, बेटा बड़े दिन बाद आए हो, अच्छा लगा तुमको देखकर, वरना इतने दिनों से तो पुलिस वालों के सिवा और कोई झांकता नहीं है हमारे यहाँ, कहते हुए आंटी के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी बंसी एक ट्रे में शरबत और एक प्लेट में कुछ बिस्किट ले आया। उसको देखकर आंटी ने सीधे हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। बंसी में ट्रे लाकर हम दोनों के बीच की छोटी कॉफ़ी टेबल पर रख दी। फिर आंटी की तरफ चेहरा करके पूछा, आपके लिए चाय बना दूं मेम साहब? थोड़ी देर बाद बना देना, कहकर आंटी ने जैसे बंसी को इनडायरेक्टली जाने का आदेश दे दिया। बंसी के जाने के बाद आंटी ने कहा, खाओ बेटा। शिवी ने शरबत का ग्लास उठाकर होठों से लगा लिया। तो ये बंशी ही है बेचारा जो मेरा ध्यान रखता है, बाहर की तरफ इशारा करके आंटी ने कहा। लेकिन पहले तो आपके घर पर एक और भैया थे जो खाना बनाते थे, वह कहाँ चले गए? जिया ने बिस्किट मुंह में डालते हुए आंटी से पूछा। वो गिरधारी था, पुराना नौकर है हमारा, वहीं पीछे के क्वार्टर में रहता था, उसकी बीवी भी साथ में रहती है थी। संजोग देखो जिस रात ये दुर्घटना हुई उसी दिन शाम को दोनों मियाँ बीवी अपने गांव चले गए थे, आंटी ने बताया। अब आप एकदम अकेली हो गई है तो आपने उन्हें फ़ोन करके बुला लेना चाहिए था, शिवी ने आंटी को सुझाया। बुलाया था बेटा, एक दिन मैंने फ़ोन किया था उसे, लेकिन उसे इस दुर्घटना की खबर लग गई थी। पुलिस ने शायद उसे भी थाने बुलाकर पूछताछ की थी। इस सब लफड़ों से वह डर गया और उसने आने से मना कर दिया, आंटी ने उदास शब्दों में कहा। वो लोग होते तो कम से कम आपके खाने पीने का ख्याल रख लेते, जिया ने कहा। हाँ बेटा, लेकिन बुरे वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं, हमारा खराब टाइम चल रहा है। बहू गई, बेटा भी चला गया, ना जाने पुलिस उसे कब छोड़ेगी, नौकर चाकर भी छोड़ गए, कहकर आंटी ने एक लंबी सांस छोड़ी। कुछ देर बाद शिवी ने खड़े होते हुए आंटी से इजाज़त चाही और कहा, अच्छा आंटी, अब हम लोग चलते हैं। बेटा अच्छा लगा तुम आए, आ जाया करो कभी कभी अपनी बूढ़ी आंटी का दिल बहलाने, और तो कोई आता नहीं यहाँ, कहकर आंटी ने एक फीकी सी मुस्कान फेंकी। चैप्टर 7, फ़ोन की रिकॉर्डिंग। कभी कभी नहीं आंटी, अब हमने सोचा है कि हम लोग रोज शाम को आपसे मिलने आया करेंगे। हम लोग रोज तो नीचे साइकिल चलाने आते ही हैं, 10 मिनट आपसे भी मिलने आ जाया करेंगे, शिवी ने कहा। ये सुनकर आंटी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने हाथ के इशारे से शिवी और जिया को पास बुलाया और उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए बोली, खुश रहो मेरे बच्चों, जो मेरे लिए इतना सोच रहे हो तुम लोग। दोनों आंटी को नमस्ते कर कर कमरे से बाहर निकल आए। रसोईघर के पास पहुंचकर उनके कदम धीरे हो गए। पूरी रसोई जगह जगह से काली हो गई थी। धीरे धीरे वो लोग घर से बाहर निकल आए। मेन गेट पर रहने वाला गार्ड माली से बातें कर रहा था, वह गेट छोड़कर अंदर आ गया था। उन दोनों को देखती हुई वो दोनों बाहर की तरफ चल दी। मुझे लगता है आंटी ने कुछ नहीं किया, वह वाकई में अपनी बहू के जाने के गम में बहुत दुखी है, जॉर्जिया ने बाहर निकलते ही कहा। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बाकी मैं पापा को बताऊंगी तो उनका क्या मानना है उससे पता चलेगा, शिवी ने जवाब दिया।